सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, कल पार्लियामान में जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई और शाहिद खान अब्बासी ने जिस तरह का रवैया इख्तियार किया, ये रवैया इख्तियार नहीं होना चाहिए था। एक मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियन को इस तरह की ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए थी। उनकी इस गैर पार्लिमानी रवैये पर उन्हें एक लेटर जारी किया गया है। 7 रोज़ में वजाहत मांगी गई है और अगर वजाहत नहीं दी गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। ये तो थी कल की बात। आज वज़ीर आज़म ने भी खिताब किया और उन्होंने कहा कि जो माफियाज हैं इन्होंने ही मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया। उन्होंने कहा कि आज अगर हम शुगर स्कैंडल में बात करते हैं तो हमसे ये लोग कहते हैं कि हम खास लोग हैं। वज़ीर आज़म ने क्या कहा और उस पर रद्द-ए-अमल क्या सामने आया, नून लीग का आपको दिखाते हैं, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी हाँ, ये वज़ीर आज़म का बयान आपने सुना और चीनी स्कैंडल पर हमने आज बात करनी है। ज़ाहिर ऑडिटर जनरल ने जो रिपोर्ट तैयार की है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सर मैं चाहूँगी पहले अपने मेहमानों से कल शाहिद खान अब्बासी के रवैये के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है, इस पर पहले हम ये ले लेते हैं और उसके बाद हम चीनी स्कैंडल पर आएंगे। मुझे ज्वाइन करें कराची स्टूडियोज़ में नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, एडिटर इन चीफ़ हैं बोल्ड न्यूज़ के। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अख्तुज़ा चट्टान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी चट्टान साहब पहले मैं आपसे बात करूँ, जो कल शाहिद खान अब्बासी का रवैया था और जिस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की, क्या आपके ख्याल में ऐसी गुफ्तगू उनको करनी चाहिए? किसी भी मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियन को ऐसी गुफ्तगू करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियन को नहीं, किसी को भी नहीं करना चाहिए। हर एक को चाहिए कि वो अखलाक के दायरे में रह के बात करे। और जहाँ तक पार्लियामेंटेरियन का ताल्लुक़ है तो अब तो खैर मसला कुछ और हो गया। अब तो पहले जो हम कहते थे कि ये कोई थर्ड क्लास ज़बान है, आज तो पार्लियामेंटेरियन का ज़बान वो थर्ड क्लास हो गया। वरना अब पार्लियामानी अपना एक ज़बान होता था, वो किसी को गाली भी देता था ना, तो इसके लिए अल्फाज का एक शाइस्ता अल्फाज का चुनाव करता था और एक शाइस्ता अल्फाज में उसको बयान करता था। तो पार्लियामानी तो अपना एक ज़बान था, तो पार्लियामेंटेरियन को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो लेकिन जब से इस जगह हम कैसे आ गए? क्या हुआ? अपनी अखलाकी इक़्तिदार क्यों खो दी हमने? ये इस वजह से आ गई कि जो भी यहाँ पे डिक्टेटर आया है तो इन्होंने एक फैक्ट्री लगाई है आर्टिफिशियल सियासतदानों की, और उन्होंने आर्टिफिशियल सियासतदान पैदा किए और वो आज सारे पार्टियों में है। तो एक तो वो आर्टिफिशियल असल सियासतदान नज़ीर लगारी साहब को पता है कि जो बेसिक सियासतदान थी इसके लब व लहजा क्या होता था। तो एक तो वो आर्टिफिशियल सियासतदान आ गई, फिर आर्टिफिशियल पार्टी आ गई, और पीटीआई के आने के बाद तो बिल्कुल सियासत का जो रुख है वो चेंज हो गया। इसमें तो गाली गलोच, पता नहीं, खवातीन का तजलील, ये नहीं हर होना चीज चाहिए, जो चाहे है वो पार्टी आ गई। कोई भी हो। आप सही कह रहे हैं, चाहे वो नून लीग हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी जमात हो, किसी को भी इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की, चाहे पार्लियामान के अंदर हो या बाहर हो, नहीं होनी चाहिए। लेकिन पार्लियामान का अपना तक़द्दुस होता है, पार्लियामान के तक़द्दुस को बरकरार रखते हुए हमने ये देखना होता है कि पूरी दुनिया हमें देख रही है, वो लोग हमें देख रहे हैं, वो आवाम हमें देख रही है जिन्होंने हमें वोट देकर इस पार्लियामान तक पहुँचाया। सिद्दीकुल फारूक साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब, बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं हमारे। हम आप तमाम लोगों की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन ज़ाहिर आप लोग मुअज़्ज़ज़ सियासतदान भी हैं और आप लोग आवाम के वोट लेकर वहाँ तक पहुँचते हैं, और ज़ाहिर खुद ब खुद तो नहीं आ जाते, पार्लियामान में आवाम ही अपने वोटों से आपको पहुँचाते हैं। लेकिन अगर पार्लियामान में ही इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की जाएगी तो वो जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो क्या सोचेंगे आपके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुमैया रिजवान साहिबा। बिलाशुबा पार्लियामेंट इंतहाई बावक़ार इदारा है और आइन के लिहाज से वो पाकिस्तान के सब इदारों से बालातर इदारा है। कल मैंने भी जो शाहिद खान अब्बासी साहब साबिक़ वज़ीर आज़म और बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन, मंझे हुए पार्लियामेंटेरियन हैं, उनका एक जुमला मैंने सुना, लेकिन उसका एक पस मंज़र है। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि उससे गुरेज अच्छा था, लेकिन स्पीकर साहब का रवैया मुसलसल, चाहे वो इमरान खान साहब के बतौर वज़ीर आज़म वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का मामला हो, उसमें हमारा ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने गलत गिनती गिनी। उसके अलावा भी वो अक्सर अपोजिशन को
नज़रअंदाज करते हैं अच्छा। उस पे, और फिर ये जो तौहीन रसालत जो फ्रांस में हुई और जो फ्रांस के सदर का और वहाँ की हुकूमत का रवैया है, उस पर बोलने देना, बोलने का मौका देना ये अज़हद ज़रूरी था। हुकूमत ने या स्पीकर ने जिस तरह से घंटे के नोटिस पे इजलास बुला लिया, जो हमारे लोग मौजूद थे यहाँ कौमी असम्बली के अरकान, चले वो तो आ रवैया सके, दुरुस्त नहीं हम था, इसमें लेकिन भरपूर जस्टिफिकेशन शिरकत ये नहीं हो करना चाहते सकती थे, कि वो करेंगे ये कहें इंशाअल्लाह कि भी। स्पीकर को कि उस मैं पर आपको एक जूता गुस्सा था। मारूंगा। पार्लियामेंट में, जस्टिफिकेशन तो दुनिया नहीं हो की सकती पार्लियामेंट्स में ना इस सिद्दीकुल तरह की फारूक बातें साहब। हो जाती हैं हाँ। और नहीं होनी चाहिए, हाँ। लेकिन होती हैं। कुर्सियां तक चल जाती हैं पार्लियामेंट्स में, बिल्कुल। मारपीट भी हो जाती है हाँ। जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन सब तरफ इंसान है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो दोबारा मौका फिर दिया स्पीकर साहब ने, उस पर हमारे साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाहिद खाकान साहब की जो तजावीज़ मानी गई, तो ये उन्होंने अच्छा किया। चलें, पॉइंट टेकन। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपका पॉइंट आया। लगारी साहब, इतने सारे करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी करने वाले हमारे सियासतदान, इस मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंट में बैठने वाले हमारे सियासतदान, जिन्हें अवाम के वोटों से यहाँ तक बिठाया जाता है, चाहे वो कोई भी हो, क्या वो इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर सकता है? चाहे रवैया ये हो कि उनको माइक उनका ना खोला जाए या उनको बात नहीं करने दी जाए, इन सब चीज़ों के बावजूद क्या इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल होनी चाहिए? सच्ची बात है, मुझे बहुत दुख हुआ। एक तो ये है कि जैसे सिद्दीकुल फारूक साहब ने कहा है, एक मिनट सिद्दीक साहब, आप जरा सा वेट कीजिएगा, लगारी साहब अपना पॉइंट दे रहे हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब ने कहा है कि जी मंझे हुए पार्लियामेंटेरियन है, यकीनन एक तवील अरसे से वो मुस्तकिल पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब होते हुए आए हैं और उनका एक बड़ा डिग्निटी है, वक़ार है। उनका अपने मनसब का भी ये तकाजा था कि वो इस तरह की लैंग्वेज अख्तियार न करें, लेकिन चूँकि गुज़िश्ता कई रोज़ से उनको शोकाज़ जारी करने का एक वो है, एक शोल हो रहा है उन्हें, तो इस तरह के उन्होंने स्पीकर को भी एक इस तरह की चीज़ कर दी है जो कतन नहीं होनी चाहिए थी। स्पीकर के बारे में इस तरह का तर्ज़ अमल मुनासिब नहीं होता है। बिल्कुल। और अरकान की बाहमी जो गुफ्तगू होती है वो उनका तकरार, उनका झगड़ा, उनके एक दूसरे के बारे में जुमलेबाजी, ये सारा कुछ ऐवान का मछली बाज़ार बन जाना, ये सब कुछ होता रहता है। लेकिन स्पीकर एक ऐसा मनसब है, एक ऐसी जगह है जहां आप सब ने उनको मुखातिब करके बात करनी है। ये मुनासिब नहीं है कि अब जब स्पीकर को मुखातिब करें तो आप इस अंदाज में गुफ्तगू करें। सही। मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं था और इसकी जो माजरत उन्होंने की है उसके बारे में कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, अगरचे मगरचे नहीं होना चाहिए। देखें, स्पीकर की एक रोलिंग होती है और जो रोलिंग आ जाती है तो फिर उसी के मुताबिक काम चलता है आगे। स्पीकर ने कह दिया, आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन ये जो जुमला इस्तेमाल किया गया वो बहुत ही इसका तासुर भी बहुत गलत गया। अगर गुस्सा भी आ जाए तो ज़ाहिर है आपने गुस्से को बर्दाश्त करना है, इतना भी गुस्से में ना आए कि आप जहाँ खड़े हैं वहाँ का तकद्दुस भूल जाएं, आप कौन हैं आप ये भूल जाएं, या आपके सामने कौन है आप ये भी भूल जाएं। और फिर ये कि इससे जाहिर हुआ कि गुस्से की हालत में फिर आप कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक हमें नहीं था, हमें बिल्कुल कभी भी शायद खाकान अब्बासी के बारे में हमने नहीं सोचा था कि वो इस तरह की लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस हद तक भी जा सकते हैं कि ऐसी गुफ्तगू करेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए था और यही मेरे तमाम मेहमानों का मौक़िफ़ है। और शाहिद खाकान अब्बासी बहुत मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियन है, बहुत संजीदा सुलझे हुए सियासतदान हैं, उनसे हम ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। पॉइंट टेकन। अब जो दूसरी खबर है, ज़ाहिर इंट्रो में बताया कि चीनी बहरान पर मुझे आज के शो में बात करनी है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट तैयार की गई है, वो रिपोर्ट सामने आ गई है। आप जानते हैं कि चीनी का मुल्क भर में कितना बहरान है, लोग लाइनों में खड़े होकर चीनी खरीद रहे हैं और कल अदालत के रिमार्क्स भी इस पर सामने आए कि लोगों को भिखारी बना दिया है, किस तरह खड़े करके लोगों को चीनी फरोख्त की जा रही है और लोग यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लाइन लगाए खड़े हुए हैं कि उन्हें चीनी सस्ते दामों मिल जाए। लेकिन वहाँ भी एक शर्त यह है कि आप सिर्फ चीनी नहीं खरीद सकते, आपको दीगर अशिया खरीदनी होगी तभी आपको चीनी मिलेगी। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ मुल्क में बहरान जारी है, उसके बावजूद 55,000 टन चीनी एक्सपोर्ट की गई। सूरत हाल ज़रा मैं आपको पीछे की तरफ लेकर जाना चाहूँगी कि चीनी का मामला हुआ कैसे, ये उठा कैसे। तो 2018-19 में नाजरीन ये कहकर चीनी बरामद की गई कि हमारे मुल्क में इसके वाफिर ज़खायर मौजूद हैं और इसलिए हम चीनी बरामद कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने चीनी की बरामद पर शुगर मालिकान को अरबों रुपए की सब्सिडी दी।
ये भी आप जानते हैं। उसके बाद मुल्क में चीनी का बहरान पैदा हो गया। ना सिर्फ पाकिस्तान को चीनी जो है वो दरामद करनी पड़ी, और जो चीनी 58 रुपए किलो बिकती थी वो चीनी पहुंच गई 120, और अभी भी जो चीनी की कीमत कम हुई है वो भी अगर मार्केट में आप देखें तो 95 से 102 रुपए किलो जो है वो चीनी मिल रही है। अब चीनी की बरामद की वजह से ज़ाहिर कीमतों में इजाफा भी हो गया। आज जो अहम पेशरफ्त उसमें हुई है वो ये हुई है कि नैब ने 2 सूबाई वज़रा पंजाब के उनको नोटिस जारी किए हैं। एक तो हैं, आप जानते हैं, मियां असलम इकबाल साहब जो कि वज़ीर सनअत और तिजारत हैं, और समीउल्लाह चौधरी साहब। उनसे ये कहा गया है कि कैसे आपने चीनी जो है वो एक्सपोर्ट कर दी, जबकि चीनी का बहरान था मुल्क में। अब जो चीनी को इस तरीके से एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं या फिर शुगर मालिकान हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, और वो ये कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, सब्सिडी पिछली हुकूमतों में भी दी गई, लेकिन इस बार ऐसा क्यों हुआ? जाहिर है वो इसलिए हुआ कि हमने चीनी ना होते हुए चीनी को एक्सपोर्ट किया, बाद में हमने उसको हमारे पास बहरान पैदा हुआ तो फिर हमें चीनी को दरामद करना पड़ा। ये अजीब सी सूरत हाल हुई, और अब तक यही सूरत हाल। ये कहना कि सिर्फ और सिर्फ जो अपोजिशन के लोग हैं उन्हीं के लिए जो हैं वो नोटिस हैं नैब के, तो ये ऐसा भी नहीं है। लगारी साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ दोबारा से करना चाहूँगी इस टॉपिक पर। जब चीनी का ये बहरान पैदा हुआ, एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई और हुकूमत ने चीनी माफियाज के नाम सामने लाए, फिर जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई जो कि अभी भी जारी है। वो ये कहते हैं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया। आज 2 सूबाई वज़रा को पंजाब के नोटिस जारी होते हैं, वो भी कहते हैं हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। अब ये सब कुछ हुकूमत की नाक के नीचे होता रहा। ज़ाहिर है कि जब तक काबीना के इजलासों में, जो सूबाई काबीना के इजलास होते हैं, उसमें ये फैसले ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है, और कैसे मुबर्रा हो सकते हैं लोग और ये कह सकते हैं कि हमारा इस मामले से लेना देना ही नहीं है? देखें, वज़ीर आज़म कहते हैं कि ये सब कुछ माफिया कर रही है, और माफिया का उन्होंने कोई नाम नहीं रखा है, लेकिन जो कुछ लोग बेनिफिशरी हैं वो तो सामने है ना। अगर चीनी के प्रोडक्शन जो कर रहे हैं, एक तरफ तो वो जो शुगर केन ग्रोअर है वो बेचारा रोता फिर रहा होता है, उसको पैसे नहीं मिलते हैं, और फसल जो है वो पूरी की पूरी वो दे चुका होता है, शुगर मार्केट में जा चुकी होती है, शुगर एक्सपोर्ट भी हो जाती है, लेकिन वो रोता रहता है कि उसको पैसे नहीं मिले। फिर ये कि ये चीनी की प्रोडक्शन होती है, पहले इसको स्टॉक कर लेते हैं अपने पास, फिर एक क्राइसिस पैदा होता है, फिर महंगा करके बेचते हैं, फिर हुकूमत को बताते हैं कि जी इतना तो ज़ख़ीरा हमारे पास रखा है, फिर जाकर वो उसको एक्सपोर्ट करने के लाइसेंस बनाते हैं, फिर उसके बाद एक क्वांटिटी मुकर्रर करते हैं कि इतनी हम बेच देंगे, और फिर उसकी सब्सिडी लेते हैं। मज़े की बात यह है कि पैदावार शुरू हुई तो जो गन्ना काश्त करता है उसको पैसे नहीं मिले, फिर उसके बाद आपने मार्केट में गए, वहाँ पर आपने फ़ायदा उठाया, फिर आपने एक्सपोर्ट की, वहाँ पर फ़ायदा उठाया, फिर आपने सब्सिडी ली, वहाँ आपने फ़ायदा उठाया, और ये सब कुछ माफिया करती है, हुकूमत नहीं करती है। हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत सिर्फ निगरानी करती है, सरपरस्ती करती है, और उनको संभालती है, उनके जितने उनको खुली छूट देती है। और ये सारे के सारे हुकूमत, अगर काबीना ने फैसला किया वफाकी या सूबाई, तो काबीना से नहीं पूछा जाना चाहिए बिल्कुल कि जनाब आपने कैसे कर लिया था, इजाज़त आपने दी, एक्सपोर्ट आपने कराई, अब आप पूछ रहे हैं कि जनाब ये तो माफिया कर रही है। तो माफिया कौन है, नाम बता दें आप माफिया के। अगर हुकूमत इजाज़त दे रही है तो इसका क्या मतलब है? बनाना रिपब्लिक और किसको कहते हैं? ऐसी रिपब्लिक जो अवाम की खाल उतारने पर लगी हुई हो और माफिया की सरपरस्त बनी हुई हो, या इटसेल्फ माफिया बनी हो, तो फिर उसको क्या कहेंगे हम? सही, बिल्कुल ऐसे ही है। खुदा साहब, ये मामलात होते कैसे हैं? अगर हुकूमत को ये मालूम ही नहीं कि उनके पास चीनी का स्टॉक कितना है और वो चीनी उठा के एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर चीनी का बहरान पैदा हो जाता है, फिर अपने ही लोग मुलविस निकलते हैं, फिर कुछ और लोग भी मुलविस निकलते हैं। आपको लगता है ये बहरान पैदा किए जाते हैं या पैदा हो जाते हैं? देखिए जी, हुकूमत को हर चीज का पता है। हुकूमत में कोई बाहर से कोई लोग नहीं आए हैं, वही ब्यूरोक्रेट्स है जो हमारे अदवार में थे, वही पॉलिटिशियन है जो पता नहीं ज़ियाउल हक के ज़माने से और किस ज़माने से आ रहे हैं। अच्छा, इन सबको हर चीज़ का पता है, लेकिन माफिया है। तो आधी बात तो इमरान नियाज़ी साहब दुरुस्त करते हैं कि ये सब कुछ माफिया की वजह से है, लेकिन आधी बात को ये छुपाता है कि ये माफिया कुछ भी नहीं कर सकते अगर मैं इस पे साइन नहीं करूं। यानी अगर चीनी एक्सपोर्ट हुआ है तो वो भी जनाब मुहतरम इमरान नियाज़ी साहब और काबीना के साइन की वजह से और इनकी इजाज़त की वजह से हुआ है। उनको काबीना ने इजाज़त दिया और उनको
जनाब मुहतरम इमरान नियाजी साहब ने इजाजत दिया तो फिर ये चीनी एक्सपोर्ट हुआ। फिर अगर ये इम्पोर्ट भी हुआ तो फिर भी इमरान नियाजी के दस्तखत से और इनके काबीना के दस्तखत से हुआ। इस तरह के गंदम आप ले ले, इस तरह के डॉलर्स का जो स्कैंडल आया था, जो मेडिसिन का स्कैंडल आया था, जो पेट्रोल का स्कैंडल आया था, तो इस टाइम तो माफिया बहुत अच्छा था जो किचन से लेकर हेलीकॉप्टर तक आपके खर्चे चला रहे थे। आप क्या समझ रहे थे कि मैं पैगंबर हूँ, मैं कोई वलीउल्लाह हूँ, मैं कोई पीर बाबा हूँ जो ये लोग पैसे लाके और मुझ पे लगाते हैं? भाई ये तो इस वजह से आप पे लगा रहे थे कि आप एस्टेब्लिशमेंट का प्यारा और दुलारा है और एस्टेब्लिशमेंट आपको वज़ीर आज़म बना रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अपने दोस्त को नाराज करके अच्छा नहीं किया वज़ीर आज़म साहब ने? जी, आप ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने अपने दोस्त को नाराज करके अच्छा नहीं किया? वो भाई दोस्त को नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये जो माफिया इस पे पैसे लगा रही थी, तो ये अपने आप को क्या आप माफिया कह रहे हैं ना, आप जहांगीर तरीन साहब की बात कर रहे हैं ना? जहांगीर तरीन साहब के साथ उन्होंने क्या किया है? हाँ, क्यों नाराज किया है? सही। जहांगीर तरीन को तो उन्होंने अरबों रुपयों का फायदा पहुंचाया। सही, ठीक है। इनके साथ तो वो नहीं नाराज नहीं किया, आप कह रहे हैं चले फायदा पहुंचाया, दोस्तों को फायदा पहुंचाया, लेकिन आज वो केसेस का भी तो सामना कर रहे हैं चट्टान साहब। एक सेकंड जी जी सुमैया, एक सेकंड। न तो जहांगीर तरीन को 90 दिन रिमांड पे रखा, जिस तरह के शहबाज शरीफ को, जिस तरह की जरदारी साहब को, जिस तरह के खुर्शीद शाह साहब को, जिस तरह को दूसरों को रखा है, न उनको 2 साल के लिए जेल में भेज दिया। सही है। उनको तो पता नहीं कितनी 100 अरब का फायदा पहुंचाया। जितना इन्होंने इमरान नियाजी पे लगाया था, इसके 100 गुना उन्होंने इमरान नियाजी से अच्छा, ये आप समझते हैं, ये आप समझते हैं। ठीक है सिद्दीकुल फारूक साहब, आप भी ऐसे समझते हैं? मैं नहीं समझता हूँ, ये हकीकत है सुमैया, ये हकीकत है। चलें ठीक है, आपका पॉइंट ऐसा ही हुआ है। ठीक है सिद्दीकुल फारूक साहब, इन्होंने अपने हेलीकॉप्टर समेत सारे पैसे एक करके लिए। आप नाम ले रही हैं जहांगीर तरीन साहब का। हाँ, जहांगीर तरीन साहब ने FIR सामने रख दी है मीडिया के कि बताओ इनमें कहीं चीनी का जिक्र है? हाँ, उन पे तो चीनी का जिक्र ही नहीं है। सही। और फिर कहा जी कि इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग है, फिर FIA जाके बयान देता है कि नहीं जी वो तो गलत हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, वो तो बैंक से ठीक ट्रांसफर हुई है। ये बातें अलग हैं, लेकिन जिन चीज़ों की तरफ चट्टान साहब ने इशारा किया, भाई बरामद आप खुद करते हो, आपके हुक्म से होती है, दरामद आपके हुक्म से होती है, तो माफिया कौन है? फिर वजीर आज़म माफिया है और वजीर आला माफिया है। और एक और बात, ये 3 दिन पहले ये फिरदौस आशिक अवान साहिबा यहाँ रमज़ान बाज़ार का दौरा करते हुए मीडिया से कहती हैं कि हमारे पास 1,40,000 टन चीनी का ज़ख़ीरा मौजूद है। फिक्र ना करें। अच्छा। और इसके बनाएं तो 10 करोड़ किलो चीनी होती है। भाई आप ये मार्केट में ले आए तो चीनी सस्ती हो जाएगी। वो किस लिए रखी हुई है आपने? मार्केट में लाओ। यानी 1,40,000 टन चीनी अगर आपके पास है तो मार्केट में लाए, क्यों नहीं लाते? क्यों लोगों को वही अपना हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट वाली बात भकारी बनाया हुआ आपने? और चीनी इस वक्त भी आम बाजार में 110 से 120 रुपए। अच्छा, वैसे एक बात समझाएं सिद्दीकुल फारूक साहब, ये वजीर आजम को माफिया कैसे मजबूर कर सकती है? जी सिद्दीक साहब। मैं वजीर आजम तो कहता है डट के खड़ा है कप्तान माफिया के सामने। हाँ। माफिया नहीं, ये मैं ये कहूँगा रमज़ानुल मुबारक के महीने में और रोज़े से हूँ मैं कि अगर इमरान खान साहब खुद इन माफियाज के कारोबार में इन्वॉल्व ना हो, अगर इनको उनका हिस्सा ना पहुँचता हो, अच्छा, चीफ मिनिस्टर को इन माफियाज हिस्सा ना पहुँचाते हों, क्या मजाल है? कोई चूं भी कर सकता है। लेकिन चूंकि माफियाज के इस कारोबार में जो करप्शन का कारोबार है उसमें इमरान खान साहब खुद भी इस गंगा में स्नान करते हैं, इसलिए फिर वो झूठ बोलते हैं कोई माफिया नहीं है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कुछ भी नहीं करते क्योंकि इनको पैसा पहुंचता है। अच्छा चले, अच्छा हुकूमत जो कुछ कर रही है उसको बेनकाब करने के लिए, हुकूमत को घर भेजने के लिए एक PTM बन, सिद्दीकुल फारूक साहब जरा मुझे उस पर जरा टेक दे दें। ये PTM दोबारा बहाल होने लगी है जल्दी? आवाज नहीं आ रही सिद्दीक साहब? दरमियान से सिद्दीक साहब, सिद्दीक साहब को मेरी आवाज, सिद्दीक साहब को मेरी आवाज़ नहीं आई। लेकिन खुदा चट्टान साहब से मैं सवाल पूछ लेती हूँ, फिर ब्रेक पर मुझे जाना है। चट्टान साहब, ये PDM जिसमें से पीपल्स पार्टी अभी निकल चुकी है, क्या वापसी का कोई इम्कान है?
बिल्कुल जी, सियासत में तो हर चीज़ का हर वक़्त इम्कान होता है, और अगर पीडीएम नहीं भी है तो हम तो अपने-अपने जगह पे हुकूमत की अपोज़िशन कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, और पीडीएम को भी दोबारा बनना चाहिए। और जितना अपोज़िशन मज़बूत हो हुकूमत कमज़ोर हो जाती है, और जब हुकूमत कमज़ोर हो जाती है तो इसका फ़ायदा जाता है, माफिया के बजाय गरीब अवाम को उसका फ़ायदा मिलता है, इसको मुल्क को फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर अपोज़िशन आपस में इत्तेहाद नहीं हो तो फिर यही होता है कि ऐसा आपका ही है। स्टेट बैंक फिर आईएमएफ के हवाले हो जाता है। फिर महंगाई का तूफ़ान आ जाता है, फिर बहुत सारी चीज़ें इस तरह हो जाते हैं। तो यही फिर तो आप लोगों ने बैन करना है तंजीमों ना, के जो आप साथ लोग अभी तक मुआहदे कर हो नहीं जाते सके। हैं। मैं क्विकली सिद्दीकुल फारूक साहब को, अगर मेरी आवाज़ आ रही है, उनका मौक़िफ़ फिर सिद्दीक साहब, मौलाना साहब तो मान गए हैं कि बिल्कुल एएनपी को और पीपल्स पार्टी को वापस लाएं पीडीएम में। मुस्लिम लीग नून क्या चाह रही है? हम भी यही कहते हैं कि सही। भाई वापस आ जाएं। सही। आप लोग, मैंने ये कई दफ़ा कहा कि हम सब इंसान हैं, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, मौलाना साहब हो या एएनपी हो, बाकी पीडीएम की जमातें, हम सब इंसान हैं। ठीक है। हमसे गलतियां होती हैं, शायद आंदा भी होंगी। ब्लेंडर नहीं होनी चाहिए, गलतियां हो जाती हैं। आप इजलास बुलाएं, बैठें, जिससे जो गलती हुई है वो उस पर माजरत करे। अच्छा। आला अखलाकी कदरों का लिहाज करें, चलें, और जबरदस्त। आला अखलाकी किरदार का मुजाहरा करें। जबरदस्त। तो हमारा मकसद, अगर तो हमारा जो 26 एक जुमला जी, जी, जी। अगर तो हमारा 26 निकाती एजेंडा और 12 निकाती समरी गलत है, वो आला और मुकद्दस मकासद के लिए नहीं है, वो इस मुल्क के अवाम और इस रियासत के लिए नहीं है, तो फिर सब अलग हो जाएं। सही है। लेकिन अगर वो पॉइंट टेकन। मुकद्दस है, बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल वो अख्तुंज़ा चटान साहब, अज़ीर लगारी साहब, आप तीनों हजरात का शुक्रिया। वाकई अपोजिशन अगर समझती है 26 निकाती एजेंडा आवाम के हक के लिए है तो फिर उनको इकट्ठा होना ही चाहिए और सोचना चाहिए कि आवाम के जो मसाइल हैं उनका सद्देबाब आखिर कैसे होगा। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो कोरोना वायरस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। कोरोना वायरस जो कि अपनी तबाहकारियां फैला रहा है और इसमें हम देख रहे हैं मुस्बत केसेस की शरह बढ़ती ही जा रही है। दुनिया भर में हमने देखा कि कोरोना वायरस से की तबाहकारियां जारी हैं, इसका जोर भी बढ़ने लगा है और कोरोना वायरस की सूरत हाल पर WHO की जानिब से एक रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी गई है। रिपोर्ट क्या कह रही है? रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना केसेस 8 हफ्तों से ख़तरनाक शरह से बढ़ रहे हैं। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते 5.2 मिलियन से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये शरह कोरोना वायरस शुरू होने के बाद एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा है। दूसरी जानिब कोरोना वायरस की आलमी सतह पर सूरत हाल भी परेशान कुन है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद अब 14,34,55,718 तक जा पहुंची है। अगर हम बात करें 24 घंटों की सूरत हाल की तो 24 घंटों में दुनिया भर से 8,25,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। भारत जनूबी एशिया में कोरोना वायरस का गढ़ बन चुका है। भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों में 3 लाख के करीब केसेस जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। ये तमाम तर सूरत हाल पूरी दुनिया की है पर और हम बात करें कोरोना वायरस तबाहकारियों के हवाले से, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 24 घंटों में जो कोरोना वायरस के जो रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस मुस्बत, उसकी तादाद बढ़ती जा रही है और वायरस से अमवात का सिलसिला भी जारी है। भारत में जो खबर ये है कि गैस सिलेंडर ना पहुँचने से एक दिन में कई अफराद की मौत भी हुई और यौमिया 2000 से ज़ायद अमवात रिपोर्ट हो रही हैं। और भारतीय वायरस और जो साउथ अफ्रीकी वायरस है जिसकी बात बार बार हमने की, जो कि पाकिस्तान में भी तबाहकारियां मचा रहा है और पाकिस्तान में इस वायरस की वजह से मुस्बत केसेस की शरह बढ़ चुकी। आज भी NCOC के सरबराह असद उमर साहब ने यही कहा कि अगर एहतियात नहीं की और संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया तो हमें बड़े शहरों पर पाबंदियाँ लगानी पड़ेंगी, बड़े शहरों को हमें बंद करना पड़ेगा और जुमे को भी मज़ीद पाबंदियों का फैसला किया जा सकता है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन कोरोना टास्क फोर्स डॉक्टर अताउर रहमान साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर,
पूरी दुनिया की हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएं कि पूरी दुनिया में जो केसेस हैं वो यौमिया कितने आ रहे हैं, अमवात कितनी हो रही है। पाकिस्तान में भी सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। हुकूमत ये बात कर रही है कि हम अब मज़ीद पाबंदियाँ लगा सकते हैं। क्या वाक़ईतन सूरत हाल कुछ ऐसी है कि मुकम्मल लॉकडाउन की जानिब जा सकती है हुकूमत? जी शुक्रिया। बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है पूरी दुनिया में वो बहुत ही ख़तरनाक हो गई है, और ख़ास तौर पे इस वक्त अगर आप हिंदुस्तान को देखें तो तकरीबन 35-40% जो दुनिया के केसेस हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर आ रहे हैं। 8 लाख में से तकरीबन 3 लाख केसेस रोज़ाना हिंदुस्तान के हैं, और हिंदुस्तान के अंदर ये नई म्यूटेशन डिस्कवर हुई हैं जो 2 जगह पे बड़ी ख़तरनाक किस्म की तब्दीलियाँ आई हैं इसके जो साख्त है इसके स्ट्रक्चर में। और इस वजह से सबसे पहला कदम जो हुकूमत को लेना चाहिए, और ये मैं कहूँगा आज ही लेना चाहिए, कि जो हिंदुस्तान से जो लोग आ रहे हैं, जो सिख यात्री आ रहे हैं हमारे यहाँ, और उन पे फौरी तौर पे अभी रुकावट होनी चाहिए, और जो आ गए हैं उनको क्वारंटाइन करना चाहिए 15 रोज के लिए, ताकि वो इंडियन वैरायटी यहाँ फैलना नहीं शुरू हो जाए। आपने देखा कि यहाँ जो सूरत हाल ख़राब हुई है इसकी वजह ये थी कि बरतानिया से लोग आए थे और वो शादियाँ उन्होंने अटेंड करी पंजाब के कुछ जो मकामात पे, उसकी वजह से ये सारा फैला है दोबारा पूरे पाकिस्तान में। जो B117 जो बरतानिया की वैरायटी है, हमें फौरी तौर पे हिंदुस्तान की वैरायटी को रोकना चाहिए कि यहाँ पे ना फैले, बिल्कुल कम्प्लीटली आइसोलेट कर देना चाहिए, आना जाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए इंडिया के साथ जब तक ये मामला कंट्रोल में नहीं होते। अगर वो यहाँ फैल गया तो जो इंडिया की हालत है वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान में भी बहुत आसानी से पैदा हो सकती है। बिल्कुल आप सही कहें डॉक्टर साहब, और ये भी मैं आपसे पूछूंगी कि असल जो पाबंदी है क्या वो फ्लाइट्स पर लगानी चाहिए? कि बरतानिया से भी आ रही हैं फ्लाइट्स और इंडिया से भी सिख यात्री आ रहे हैं, बरतानी वायरस इंडियन वायरस आ रहा है। डॉक्टर साहब क्या आपको लगता है कि हुकूमत को जो पहली पाबंदी लगानी चाहिए वो फ्लाइट्स पर लगानी चाहिए, क्योंकि जो लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं उससे वायरस ज़्यादा फैल रहा है? फ्लाइट्स पर लगानी चाहिए। ट्रेन से अगर आ रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं इंडिया से, तो उस पर लगानी चाहिए। अफ़गानिस्तान के ज़रिए अगर लोग अंदर आ रहे हैं तो उस पर लगानी चाहिए, क्योंकि इंडिया से अफ़गानिस्तान उस पर लगानी चाहिए। और जो आ गए हैं उनको क्वारंटाइन करना चाहिए। और अगर कोई बहुत अहम है, आना ही है लोगों को, तो फिर 10 या 15 रोज़ के लिए क्वारंटाइन लाजमी है। जिनको अंदर शहरों में ना आने दें, वहीं बॉर्डर पे क्वारंटाइन करें और फिर आने दें, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें इमरजेंसी एक्शन की ज़रूरत है। अगर ये नहीं किया तो हमें फिर कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ मजबूरन जाना पड़ेगा, जैसे इंडिया जा रहा है वही हमें मजबूरन करना पड़ेगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सूरत हाल हिंदुस्तान के मुकाबले में बहुत बेहतर है। सिर्फ 5-6 हज़ार केसेस हो रहे हैं इंडिया के 2,70,000 या 3 लाख के केसेस के मुकाबले में, तो बहुत अच्छा कंट्रोल कर रखा है। हमारी हुकूमत की पॉलिसी निहायत कामयाब रही है। लेकिन ये जो एक्शन जो मैं कह रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम इसको आगे ना फैलने दें। लेकिन हिकमत अमली दुरुस्त रही हुकूमत की अब तक? आप समझते हैं बरतानवी वायरस हमारे यहाँ आया, बरतानिया ने हम पर ही पाबंदी लगा दी, हम उन पर पाबंदी नहीं लगा पाए, वो वहाँ पर क्वारंटीन कर रहे हैं, इतने पाउंड वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन हमने क्वारंटीन की पॉलिसी को किस तरह से अपनाया डॉक्टर साहब? आप देखें कि जो भी हमारी पॉलिसीज रही हैं दुनिया के सारे ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतर रहा है। इसको आप रोक नहीं सकती। ये जो वबा है इसको एक हद तक कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि किसी ना किसी तरह ये पहुंचता है। आप कुछ भी करें किसी न किसी पहुंचता है। तो अभी भी बहुत डेटा आपका अगर आप मुकाबला करें मुख्तलिफ ममालिक से, यूरोप से, अमेरिका से और हिंदुस्तान से, तो कहीं ज़्यादा सिचुएशन हमारी बेहतर रही है। और ये हुकूमत की बहुत अच्छी पॉलिसीज़ की निशानदेही करती है। लेकिन आगे भी हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, और जैसे मैंने अर्ज़ किया ये फौरी तौर पे करना चाहिए ताकि खुदा न खास्ता ये ज़्यादा न फैल जाए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अताउर रहमान सईद, गुफ्तगू का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम में हम एक ब्रेक शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कराची इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस की गोलियों का निशाना बनने वाले मैट्रिक के तालिब इल्म के ज़ख्मी होने की बात करेंगे, जहां पर डाकू का पीछा करते हुए पुलिस ने अंधाधुंध स्ट्रेट फायर किए और गलियां बैठे हुए वहाँ बच्चे मौजूद थे। एक लड़का जो कि मैट्रिक का तालिब इल्म था, मुनीब,
उसको गोली लगी और वो ज़ख्मी हो गया। मौत ज़िंदगी कश्मकश में मुब्तला है और वो जो गोली थी वो उसके गुर्दे में फंस गई। उसके माँ बाप जो हैं वो इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं और वो पुलिस की तरबियत पर भी सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह की पुलिस की तरबियत यहाँ की जाती है, कि पुलिस को ये कैसे इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो इस तरह से स्ट्रेट फायर करे। और एक बार फिर पुलिस एहलकारों पर भी सवालात उठना शुरू हो गए हैं। इसी पर बात करने के लिए कामरान मिनाज है हमारे साथ, जो कि मुनीब के वालिदैन के हमरा मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि उनका क्या कहना है। जी कामरान। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता दिनों फिर एक बार जो है कराची पुलिस की नाअहली का जो है एक वाक़या सामने आया है। गुलिस्तान जौहर के इलाके में पुलिस ने जो है डाकुओं का ताक़ुब करते हुए अंधाधुंध स्ट्रेट फायरिंग की, जिससे जवान जो है ज़ख्मी हो गया और इस वक्त भी वो अस्पताल के अंदर है और उसकी जो हालत है इंतहाई ख़तरनाक बताई जा रही है। मैं इस वक्त गुलिस्तान जौहर में उस मकाम पे मौजूद हूँ जहाँ पर ये फायरिंग हुई थी और उस घर के बाहर मौजूद हूँ जिस घर में मुनीब नाबी ये 17 साल लड़का रहता था। उसके वालिदैन जो है बहुत ज़्यादा गमज़दा दिखाई देते हैं। उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं कि पुलिस ने इसमें क्या नाअहली की और किस तरह स्ट्रेट फायरिंग की। सर बताइएगा, आपका बच्चा ज़ख्मी हुआ, अफसोसनाक बात है, क्या हुआ था उस दिन? रहमान रहीम, या का नाबुद व इय्या का नस्तईन। उस रात मैं घर पे ही आया ही था अपनी जॉब से, तो हम रोज़ाना यहाँ पर क्रिकेट खेलते थे, मैं भी खेलता था। मेरा बच्चा जो है ना वो बाहर निकला है और विदिन 5 मिनट्स के अंदर जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा गोलियों की आवाज़ जो है ना वो गूंजी है कानों में। मैं टेरेस में आया हूँ तो मैंने देखा कि तमाम मोहल्ले के जो बच्चे थे वो इतना परेशानी के आलम में थे। कोई किस तरफ भाग रहा था, कोई किस तरफ भाग रहा था, और अपने घरों को तलाश कर रहे थे, उन्हें अपने घर नज़र नहीं आ रहे थे। तो जैसे ही मैंने मुनीब का पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि पापा उन मुनीब को जो है ना गोली लग चुकी है। जैसे ही मैं सीढ़ियों पर आया तो मेरा बच्चा जो है उनको गोली जो है ना वो पेट में लग चुकी थी और वो मेरा बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, पापा मुझे गोली लग गई है। टोटल जो है ना वो फेलियर है पुलिस की तरफ से। मैं आईजी सिंध मुश्ताक महर से अपील करूंगा, एक दर्दमंदाना अपील करूंगा कि आज मेरा बच्चा है, कल को दूसरों के बच्चे होंगे। खुदा के वास्ते इन बच्चों को, इन जो सोसाइटी के जो हमारे जो मासूम बच्चे हैं जो कल का फ्यूचर हैं, इनको जो है ना वो इनके हाथों में ना दिया जाए। जो अनट्रेंड बंदे जहाँ पर जो है ना वो पुलिस ने भर्ती कर लिए हैं, मुझे लगता है कि वो कहीं ऐसी जगहों से आए हैं जो जहाँ पर जो है ना इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जी आप देख सकते हैं कि जो मुनीब के वालिदैन हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, अहले महल्ला भी परेशान है और इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि पुलिस को ट्रेन किया जाए और जिम्मेदार जो पुलिस एहलकार हैं जिन्होंने फायरिंग की है उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जाए। जी कामरान मिनाज, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इस तरह के वाक़यात हमने माजी में भी देखे कि पुलिस की फायरिंग से शहरी ज़ख्मी हुए या जान की बाजी हार गए। इस तरह से पुलिस को ट्रेनिंग देना या पुलिस की ट्रेनिंग सही नहीं है, या फिर जिस तरीके से उन्होंने फायरिंग की, ये नहीं देखा कि वो एक गली में मौजूद हैं, उस गली में बच्चे भी हैं, वो किसी बच्चे को गोली भी लग सकती है। डाकुओं का पीछा करते हुए कई बार हमने देखा कि डाकू तो पकड़े नहीं गए, अलबत्ता उन डाकुओं का पीछा करते हुए पुलिस ने अपनी फायरिंग से शहरियों को ज़ख्मी ज़रूर किया या फिर उनकी जान चली गई। ये एक सवालिया निशान है यहाँ के सिस्टम पर भी, पुलिस की तरबियत पर भी। हुकूमत को भी सोचना होगा, पुलिस के आला ऑफिशल्स को भी बात सोचनी होगी और इन पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी अमल में लानी चाहिए। किसी का बच्चा है, वो किसी का भी घर वाले हो सकते हैं, किसी का बेटा हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है, जान सबकी कीमती है और ये जो सूरत हाल है ये होनी नहीं चाहिए थी। तो नाजरीन, इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी था और ज़ाहिर है हम जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हमारी पुलिस जो कि हमारी हिफाजत के लिए वो हिफाजत ही करे, कहीं वो हमारे लोगों की कातिल ना बन जाए। तो इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल बहुत रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।